प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। देर रात प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर रेस्ट हाउस जाते समय प्रधानमंत्री ने काफिला बीच में रुकवाया और 4 लेन का उन्होंने जायजा लिया। कुछ देर सड़क पर चलने के बाद पीएम रेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री आज वाराणसी को कई सौगात देंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अपने सांसद का वाराणसी ने एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत किया। जमकर वहां मोदी मोदी के जय श्री राम के नारे लगे। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी कल जब रात को वो पहुंचे तो सड़क के किनारे प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों की पंक्तियां थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने किसी को निराश भी नहीं, कुछ इस अंदाज में पीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला जब आगे बढ़ रहा था तो बीच में उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और वो 4 लेन का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। उन्होंने आधी रात को ही सड़क का जायजा लिया, निर्माण कार्य का जायजा लिया और आज कई कार्यक्रमों का वो हिस्सा बनने वाले हैं। संत रविदास मंदिर में भी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो 2024 चुनावों से पहले अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री और यहां से वो कई सौगात भी देने वाले हैं, कई कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा। इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जब भी अपने संसदीय क्षेत्र का होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आज आप सिलसिलेवार बताएं क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं प्रधानमंत्री मोदी के और कितने बजे से उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे? देखिए राजीव, सुबह 10 बजे से बीएचयू में उनका पहला कार्यक्रम है जहां वो प्रतियोगी छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तकरीबन 11:15 से 11:30 के बीच में वो उस मंदिर में पहुंचेंगे जहां पर आदमकद प्रतिमा का अनावरण करना है संत रविदास जी के। तो वहां भी उनका तकरीबन 1.5 घंटे का कार्यक्रम है और ये एक बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि दलितों में खास करके उन्हें भगवान की तरफ पूजा जाता है। यूं तो उनके अनुयायी पूरे देश भर में हैं, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इसी बहाने वो पंजाब और हरियाणा के दलित और सिखों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। उनका जो कार्यक्रम है उसमें 25 फीट की उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण है। वो मंदिर में मत्था टेकेंगे और साथ साथ वहां का लंगर भी छकेंगे। तकरीबन 40,000 लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बनास अमूल का जो प्लांट है वहां पहुंचेंगे और उसे समर्पित करेंगे काशीवासियों को। दरअसल 13,000 करोड़ से ज्यादा के तोहफे लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जिसमें एलपीजी प्लांट का इनॉग्रेशन है। इसके अलावा ये अमूल के प्लांट को समर्पित करेंगे। यहाँ से अमूल की तमाम डेयरी की तमाम जो प्रोडक्ट्स है उसे निकलेंगे। लेकिन बीती रात प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वाराणसी। बीती रात पहुंचे हैं प्रधानमंत्री वाराणसी और उन्होंने शहर का भी जायजा लिया। तकरीबन रात के 11 बजे वो फुलवरिया शिवपुर लहरतारा जो एक रोड बना है, ओवरब्रिज बना है, उस पर वो चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। दरअसल बीएचयू के आसपास के लोगों को बहुत मुश्किल होती थी लखनऊ की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ आने में, तो उसकी दूरी जो है इसके बनने के बाद तकरीबन 40 मिनट कम होने वाली है। तो बहुत कुछ प्रधानमंत्री के आज के इस तोहफे में काशीवासियों के लिए है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री बहुत सारी सौगात लेकर आए और 10 बजे से उनके कार्यक्रम शुरू भी हो जाएंगे। किसानों के दिल्ली कूच को 2 दिन के लिए टालने का आज दूसरा और आखिरी दिन है और आज किसानों को अपने नए एक्शन प्लान का ऐलान करना है। एक किसान की मौत के बाद आंदोलन को 2 दिनों के लिए रोका गया था और सरकार ने बातचीत की पेशकश दोहराई है, लेकिन किसानों की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में बैठक करके देश भर में आंदोलन के कई चरणों का ऐलान कर दिया। इसी खबर पर अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित भारद्वाज, आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है, क्या किसानों का अगला कदम होगा? क्या इन 2 दिनों में कोई बातचीत हो पाई, किसी तरह से मनाने का प्रयास किया गया किसानों को? देखिए, अगर हम किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं इस वक्त शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पे, उनकी बात करें, जो कि है संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और केएमएम किसान मजदूर मंच, इन दोनों संगठनों की तरफ से तय किया गया था कि 2 दिनों के लिए सीज फायर होगा और उसके बाद एक नई स्ट्रैटेजी, नया एक्शन प्लान बनाया जाएगा। अंदर खाने से जो बात हो रही है वो ये कहना है उनका कि भाई केंद्र सरकार 5वें राउंड के लिए समय और तारीख तय करे। इसके साथ साथ जो मुद्दे पिछले बार जो एक फ्रेमवर्क बना के सरकार को लाने के लिए कहा गया था उस पर काम किया जाए। एमएसपी C2+50 के फॉर्मूले पे सरकार की तरफ से बात आगे बढ़ाई जाए ताकि कहीं ना कहीं ये बातचीत जो है कंक्लूजन तक पहुंचे, क्योंकि जिस
जिस तरह के हालात खनौरी और शंभू बॉर्डर पे बने हुए हैं, ये किसी भी हाल से ठीक नहीं है, ना किसान संगठनों के लिए और ना ही जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है उसको लेकर। लेकिन राजीव, दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। संयुक्त किसान मोर्चा जो मेन बॉडी है जिसके तहत पिछला किसान आंदोलन हुआ था, वहां पे लगातार सॉलिडारिटी बढ़ती जा रही है, वहां पे संगठन बढ़ता जा रहा है और उन्होंने एक लंबे चौड़े प्रोग्राम का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसमें केंद्र सरकार के पुतला फूंकने से लेकर ट्रैक्टर मार्च तक का कॉल है और वो मार्च में दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा महापंचायत करने की भी मांग इस वक्त रख रहे हैं। कई नेताओं का एसकेएम की तरफ से ये कहना है कि दिल्ली हम ट्रैक्टर के साथ मार्च नहीं कर सकते हैं, तो बिना ट्रैक्टरों के ही जाएंगे और किसानों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको उठाएंगे। यानी कि अगर एसकेएम जो मेन बॉडी है किसानों की, वो अगर इस किसान आंदोलन के साथ हो जाती है तो वहां से चीजें बदल सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो खनौरी और शंभू पे डिसीजन है, हो सकता है आज देर शाम तक एक एक्शन प्लान हमारे साथ साझा किया जाए। राजीव, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब एक बड़ी खबर तेलंगाना से, जहां पर रोड एक्सीडेंट में बीआरएस के विधायक की मौत हो गई। सुल्तानपुर आउटर रिंग रोड पर यह हादसा हुआ है और विधायक नंदिता की गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें विधायक की मौत हो गई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीआरएस विधायक की सड़क हादसे में मौत हुई है। सुल्तानपुर तेलंगाना में सड़क हादसे में विधायक की मौत हो गई। गाड़ी रफ्तार में थी और उसके बाद ये डिवाइडर से जा टकराए। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी है, लेकिन विधायक की जान नहीं बचाई जा सकी। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों के साथ गठजोड़ करने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सभी छोटे दलों को 2-2 मंत्री पद का ऑफर किया है, जो कि संभव नहीं है, और जब उन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा तब समाजवादी पार्टी उन्हें अपने साथ जोड़ लेगी। कुंडा विधायक राजा भैया को लेकर भी अखिलेश यादव के सुर बदल गए हैं और उन्होंने कहा कि अगर वो आना चाहे तो स्वागत है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों में ही तल्खी बढ़ गई थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है या पार्टी से राय ले लेंगे क्या करना है। कह तो दिया, तुमने सुना नहीं? जितने गठबंधन दल है उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे। आप बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सर? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। नहीं, हमारी कोशिश होगी कि लोगों को साथ लाएं, वोट बढ़ाएं। अगर वोट 36% पहुंच गया है तो हमारी कोशिश होगी वोट और आगे पहुंच जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में 4 राज्यों की डील हुई है। दिल्ली की 7 सीटों में आम आदमी पार्टी अपने पास 4 सीट रखेगी, वहीं कांग्रेस को 3 सीट का ऑफर दिया गया। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग सुर है, वहां पर वो अलग अलग लड़ेंगे। गुजरात में कांग्रेस आपको 2 सीट देने को तैयार है, जबकि हरियाणा और गोवा में कांग्रेस 1-1 सीट आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली में दक्षिण दिल्ली, उत्तर दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस को उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली की सीट दी गई है। बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तालमेल करीब करीब तय हो गया है। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से अब बिहार में भी जल्द ही सीट का ऐलान हो सकता है। 3 मार्च को तेजस्वी की जन विश्वास रैली में राहुल गांधी शामिल होंगे और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पहले ही इसका ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो जेडीयू के अलग होने के बाद से अब आरजेडी करीब 26 सीटों पर लड़ सकती है, तो वहीं कांग्रेस करीब 9, जबकि लेफ्ट को 5 सीटें इसमें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में अभी तक गठबंधन के दलों के बीच में सहमति नहीं बनी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। ऐसे में महाराष्ट्र में 27 फरवरी को सीटों के ऐलान का उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 40 सीटों पर तो बात तय हो गई है, जबकि 8 सीटों को लेकर भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस को 14, उद्धव गुट को 15 सीट, जबकि शरद पवार गुट को 9 सीट तय हो गई है। वहीं 2 सीट अन्य सहयोगी दलों के लिए रखी गई है, जबकि 8 सीटों पर अभी मंथन चल रहा है।
बंगाल के बारे में सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने अभी भी कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। हालांकि दोनों के रिश्तों में काफी तल्खी दिख रही है। टीएमसी ने अभी भी समझौते का रास्ता खुला रखा है, लेकिन वो बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाहती है। मेघालय और असम में टीएमसी एक सीट चाहती है। मेघालय की तुरा सीट पर बात फंस रही है। कांग्रेस तुरा सीट टीएमसी को देने पर राजी नहीं नजर आ रही है। बिहार में मीट पर अजीब सियासत शुरू हो गई है। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स ने मीट शॉप खोली है और उसका नाम रखा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम पर। इस झटका मीट शॉप के मालिक को शाबाशी देने के लिए खुद गिरिराज सिंह पहुंच गए। गिरिराज ने झटका मीट की वकालत की तो विरोधियों ने कहा कि देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन गिरिराज अभी भी झटके पर अटके हुए हैं। मकसद है ये कि हिंदू लोग ही मेरे दुकान पे आते हैं, तो इसी करके गिरिराज अमर झटका मीट नाम रखा गया। वो हलाल खाएं, मैं झटका खाता हूँ। हमारे यहाँ बलि प्रथा है, बलि प्रथा प्रसाद के रूप में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सब तमाम हिंदुओं से कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, लोग अपने धर्म की रक्षा करें। हम अपने धर्म में झटका है, हम झटका खाएंगे। जिनको हलाल है वो हलाल खाएं, न हम उनको मना करने जाएंगे। हमारी उपलब्धता कम है, इन्होंने किया है, अमर जी ने, तो इनको धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में राष्ट्रीय एजेंसी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। महिलाएं इंसाफ के इंतजार में, लेकिन महिलाओं के साथ जुल्म और सितम करने वाला शाहजहां शेख कहां है? वो अभी भी फरार चल रहा है, पुलिस को नहीं पता। उसको ईडी ने फिर से समन भेजा है। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के भाई की झोपड़ी जला दी गई, लेकिन शाहजहां का पता नहीं चला। गुरुवार को यहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची। पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने से तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। यह पूछा जा रहा है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख आखिर कहां है और उसे कौन बचा रहा है। संदेश खाली में उनका जमीन जब्त कर लिया इन लोगों ने, तृणमूल कांग्रेस ने। उसके ऊपर मछली का भेरी बना के रखा है, छोटा पॉन्ड बना के रखा है, और वहां पे मछली कल्टीवेशन हो रहा है, जिसका एक भी पैसा उनको नहीं मिलता। इवन अपना जमीन जो लीज दिया है ऑन पेपर, जिसको दिखाया जा रहा है, उसका भी पैसा उनको नहीं दिया जाता, उल्टे पैसा उनसे लिया जाता है। बहुत दिन से, कई बरस से वहां पर ये एक्सप्लॉयटेशन, ये अत्याचार ये चल रहा है। उसमें लेफ्ट फ्रंट रीजन भी था, वहां पर तेभागा आंदोलन का हिस्ट्री भी वहीं पर ही है। अब देखिए, अभी वहां पर ये महिला पाचार, किडनी रैकेट पूरा वहां पर एक्टिव था। बहुत सारे एलिगेशंस थे, लेकिन ममता जी गवर्नमेंट में आने के बाद अभी धीरे धीरे वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। जो बुरा काम रुक रहे हैं वो लोग कॉन्स्पिरेसी करके अभी ये नोटंकी बना रहे हैं। गुलमर्ग में गुरुवार को खतरनाक बर्फीले तूफान में एक रूसी सैलानी की मौत हो गई, जबकि जाबाजी भरे हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 6 सैलानियों को बर्फ के नीचे से जिंदा निकाल लिया गया। ये सैलानी उस खतरनाक जगह पर स्कीइंग कर रहे थे जिसे रेड जोन कहा जाता है। कश्मीर के गुलमर्ग में कुंग दूरी की ढलान पर गुरुवार को दोपहर 12 बजे के आसपास खतरनाक बर्फीला तूफान आया, तो रूस के साथ सैलानी यहां बर्फ के नीचे दब गए। बर्फीले तूफान में सैलानियों के दबे होने की खबर के बाद गुलमर्ग और बारामूला की बचाव की टीमों ने सेना की मदद से तुरंत वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और आखिरकार 6 सैलानियों को बर्फ के नीचे से सकुशल निकाल लिया गया, लेकिन एक सैलानी की मौत हो गई।